हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को पढ़ेंगे, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी को अपने जो है एकदम तेज़ी से जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ठीक है, इसी समय जो लगेगा, और बार बार जितनी बार रिवीजन करेंगे आप, उतना जो है अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में वही जीतता है जो एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ के जाता है। ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट को जितने से ज़्यादा रिवीजन करके जाएगा, वो उतने समझ लीजिए आसानी से जो है इस परीक्षा को निकाल देगा। ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें बस सिंपल सी बात है कि आपका हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, मेन एमसीक्यू ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो जिससे जो है एमसीक्यू पर पूरा जोर बनाइए। और जो भी वीडियो हमारे चैनल पे दिए जा रहे हैं, हमारे ग्रुप में जो है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं ईपीएफओ ग्रुप में, उसमें जो भी लिंक और वीडियो दिए जा रहे हैं, पीडीएफ दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, आप उसको जल्दी फॉलो कर लीजिए। जल्दी जो है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए उसको। जो है कम से कम इसीलिए आपको जल्दी दिया जा रहा है, सब बैच से तेज़ वीडियो दिया जा रहा है कि आप जो है उस वीडियो को 10 बार पढ़ें। उसमें एक बारीक से बारीक चीज़ें जो है ना, वो नहीं छूटनी चाहिए। और हमारा कोशिश है कि 50 डेज़ में आप चीज़ों को जो है कम से कम 2 बार रिवीजन कर लें। उसके बाद पर्याप्त समय मिलेगा, उसको आप रिवीजन करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। हमारी यही कोशिश है। तो पूरे भारत में जो है इस प्रतियोगिता के लिए जो है लोगों में और युवाओं में बहुत ज़्यादा आकर्षण है। इसको ध्यान में रखते हुए, और ये समझ लीजिए कि ये जॉब जो है इंडिया की बेस्ट जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें 1 लाख प्लस सैलरी है, फैसिलिटी हैं, और एक पेपर से जो है आप ए क्लास अधिकारी बी क्लास में जो है, ईओ एओ जो है बी क्लास है, एपीएफसी ए क्लास है। इसमें सिर्फ आप एक एमसीक्यू 120 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आप जो है ए क्लास ऑफिसर बन जाए, और क्या चाहिए। तो इसीलिए इससे सरल एग्ज़ाम कुछ नहीं है। आपकी एक दिन की किस्मत आपकी लाइफ बदल देगी दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने आसान, इतने कम समय में, इतनी कम मेहनत में इससे बढ़िया जॉब इस धरती पे नहीं है इस समय। तो हमारी यही कोशिश है, हम लोग का एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो चीज़ें जो है आपको दिया जा रहा है, आप एकदम आंख बंद करके सिर्फ उसको फॉलो करते रहिए, और उसको बार बार पढ़िए, जितनी बार कोशिश कर सकते, एकदम घूंट के पी जाइए। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 1 से 1.5 महीने बाद आप पाएंगे कि जो है आपका जो है सिलेबस जो है मोटा मोटा कवर हो गया है, और आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप में हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरा एक तरह से डाल दिया गया, आप उसको रिवीजन करिए। अब आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश का वोकेबलरी डाला जा रहा है। वोकेबलरी अगर आप जो है 500 हज़ार तैयार कर लेते हैं, तो आप उससे एनोनिम, सिनोनिम, तमाम चीज़, ईडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ों को अगर आप मीन्स समझ जाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड समझ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में पारिवाची कहते हैं, तो अगर शब्द पावर, आपका वर्ड पावर बढ़िया हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में काफ़ी जो है ना आपके लिए सरल हो जाएगा। और ये हिंदू के वर्ड्स हैं दोस्तों। यूपीएससी ज़्यादातर जो है मैगजीन के ही वर्ड पावर को प्राथमिकता देता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो लिंक दिया जा रहा है, जो वीडियो दिया जा रहा है, उसको आंख बंद करके बस घूंटते रहिए। आप कुछ समय बाद खुद ही अपने आप को पाएंगे कि हम शक्तिमान हो गए। ठीक है, और बाकियों से आपको तेज चलना है। ठीक है, ये प्रतियोगिता इंडिया लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है एकदम 2-3 महीना त्याग दीजिए। ठीक है, 2-4 महीना त्याग देंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते, जल्दी जो बैच ज्वाइन नहीं किए हो, जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लें। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो है जल्दी आपका भी तैयारी हो जाएगा, और आप इस कंपटीशन को आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को देखेंगे। ये लेटेस्ट संहिता आया है दोस्तों, और इसको जो है इसमें 3 कानून को जो है इन्वॉल्व करके बनाया गया है। पहला जो है, जो अंग्रेज़ों के समय के जो पुराने कानून हैं, उसको जो है मर्ज करके सरकार ने जो है
इस एक्ट को बनाया है। जैसे पहला कानून था औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, दूसरा था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और तीसरा था औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश एक्ट 1946। ये तीनों कानून को जो है मर्ज करके ये नया कानून बनाया गया, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तो चलिए आइए आज इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आप इतना समझ जाएंगे कि आप एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान यूपीएससी देता है। ठीक है, आप मोटा मोटी अगर 80% भी चीज़ों को समझ जाते हैं, 70% भी, बार बार कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती। हम भी पहले देखते थे लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, तो एक बार हमको नहीं समझ में आती है। उसको बार बार जब हमने पढ़ा ना तो समझ लीजिए धीरे धीरे हमको क्लियर होता गया। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ रही है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। और उससे ज़्यादा आसान जब समझ में आएगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तभी आप समझ में आएगा अरे यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो घबराइए मत, जो जो बस कहा जाए आप उसको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन ईश्वर कृपा से हो ही जाएगा, ये तय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 ने श्रम कानूनों में जटिलता के साथ अनेक पुरातन प्रावधान को असंगत पाया, जिसके फलस्वरूप आयोग की सिफारिश पर औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया। तो दोस्तों जो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग सरकार ने गठित किया था, ठीक है, उसके ही जो है कहने के अनुसार जो है ये बदलाव किया गया और ये अपडेट करके औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया। ये 3 कानूनों को जो है मर्ज कर दिया गया कि जो है इसको शॉर्ट कर दिया जाए और इसको समझना आसान हो जाए और इसको जो है लागू आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसमें जो जो संशोधन किया जा सकता है, जो जो बदलाव, जो जो कमियां थी उसको बदला गया, क्योंकि बहुत प्राचीन समय के ये सब लॉ हैं। जो अंग्रेज रहते थे उस समय अपने हिसाब से वो कानून बनाए थे, तो उसको बदल के जो है अच्छे से संशोधन करके ये सारी चीज़ें नई एक्ट बनाए गए हैं। तो ये द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 ने ये श्रम कानूनों में जटिलता के साथ अनेक पुरातन प्रावधानों को असंगत पाया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आयोग की सिफारिश पर औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है किसके सिफारिश पे जो है ये एक्ट लाया गया, तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या थे ये एक्ट लाने का? तो श्रम कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना, श्रम कानूनों को आसान बनाना। ठीक है, श्रम कानूनों को आसान बनाना, पुरातन प्रावधानों में संशोधन कर संगत बनाना। ठीक है, जो जो कमियां हों उसमें बदलाव करके नई तरीके से, जिससे जो है नियोक्ता जो नौकरी देने वाला हो और एम्प्लॉई अपने जो मजदूर हैं उनको जो है आपस में कोई दिक्कत ना हो और सरकार को भी जो है परेशानी ना हो। आगे आप समझ जाएंगे आसानी से। तो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 व्यवसाय संघों को मान्यता, मतलब ट्रेड यूनियन को मान्यता देता है। हड़ताल के लिए नोटिस अवधि, ठीक है, हड़ताल के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा कि ये सब नियम बनाया गया है कि हड़ताल जो है आप कितने दिन पहले नोटिस देकर तब आप हड़ताल पे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। ठीक है, और लॉकआउट मतलब तालाबंदी स्थायी आदेश और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करती है। तो ये औद्योगिक संबंध संहिता में क्या क्या है? ट्रेड यूनियन को इन्होंने मान्यता दिया है। ठीक है, कंपनी में जो है एक ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा, एक या एक से ज़्यादा जो है उसको मान्यता देगी सरकार। ठीक है, कुछ मजदूरों के संग उसमें जो है जो कंपनी के मालिक हैं, जो नियोक्ता हैं, उनके भी मेंबर होंगे और मजदूरों और कर्मचारियों के भी कुछ मेंबर होंगे। ठीक है, तो उसको जो है व्यवसाय संघ कहते हैं, तो उसको जो है सरकार मान्यता देगी। हड़ताल के लिए जो है ये बार बार जो कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं तो इसके लिए जो कुछ प्रावधान बनाए जाएंगे। लॉकआउट है, तालाबंदी हो जाता है, उसके लिए प्रावधान है इसमें। स्थायी आदेश और औद्योगिक विवाद जो होते हैं, कंपनी इंडस्ट्री में जो औद्योगिक विवाद होते हैं, ठीक है, मालिक और कर्मचारी के बीच में, तो इसके लिए ये एक्ट जो है ये लाया गया है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। चलिए आगे देखते हैं इसका विकास कब हुआ, कब लाया गया। तो लोकसभा में जो है 19 सितंबर 2020 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा होता है ना, संसद भवन, तो उसमें लोकसभा में ही जो है बिल पेश किया गया 19 सितंबर 2020 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह संहिता, ठीक है, 3 श्रम कानूनों, आपको बताया मैंने, 3 कानूनों को जो है मर्ज करके ये कानून बनाया गया है, संहिता बनाया गया है।
पहला औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश एक्ट 1946 का स्थान लेती है। तो ये तीनों कानून को मर्ज करके ये कानून बनाया गया। तो दोस्तों आपके दिमाग में विचार आ रहा हो कि ये पुराने कानून क्या अब एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने होंगे? तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत जो है, अब जैसे ये लेटेस्ट है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और जो पुराने कानून हैं उसको मोटा मोटा हेडलाइन आपको देखे जाना है, जिससे यूपीएससी जैसे क्वेश्चन करता है कि पुराने कानून और नए कानून में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी एक लाइन दे देगा, इसमें इतने आदमी थे, इसमें 100 आदमी थे, तो इसमें 300 आदमी, तो ये डिफरेंस पूछता है। तो थोड़ा मोटा मोटा अगर पुराने कानूनों को जो है ना आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन पुराने कानून, ये लेटेस्ट है इसलिए इसको अच्छे से बताना पड़ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट है और ये काफ़ी समय तक रहेगा। पुराने कानूनों को भी जो है आपको झटके से हम रिवीजन करा देंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ आपका छूटेगा नहीं। मुश्किल से 15-20 एक्ट हैं पुराने, जिसको आप अगर जल्दी जल्दी आपको बता देंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, तो आप MCQ आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लोकसभा में 19 सितंबर 2020 को ये लाया गया और इसमें 3 एक्ट मर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, जो प्रमुख चीज़ें जो बताई गई हैं कि इसमें ये चीज़ें लागू होगी और ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो पहला है ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन संहिता के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के 7 या उससे अधिक सदस्य उसे रजिस्टर करने का आवेदन कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन जो एक्ट है, ट्रेड यूनियन जो संघ है उसमें 7, ठीक है, उसमें 7 मेंबर रह सकते हैं या उससे अधिक सदस्य जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 10% सदस्यों वाली या 100 श्रमिकों वाली, इनमें से जो भी कम हो ट्रेड यूनियंस रजिस्टर की जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो कहने का मतलब कि जो है कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, या कम से कम 10% या 100 श्रमिकों वाली, ठीक है, इनमें से जो भी कम हो ये ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्टर कर पाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियंस के परिसंघ को क्रमशः केंद्रीय या राज्य ट्रेड यूनियंस के रूप में मान्यता दे सकती है। तो ये जो ट्रेड यूनियन है इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मान्यता दे सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना कि ट्रेड यूनियन क्यों बनाया जाता है, ये मज़दूरों के हेल्प के लिए है। कुछ ट्रेड यूनियन होते हैं मज़दूरों के, कर्मचारियों के हेल्प के लिए बनाई जाती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनी में, सरकारी कंपनी में है। और कुछ जो है नियोक्ता की तरफ से भी जो है ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं। तो जिसको सरकार मान्यता देगी वो अपने उस विभाग में, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है तो उस विभाग में जो ट्रेड यूनियन को केंद्र सरकार राज्य सरकार मान्यता देगी, वो कुछ सदस्य होंगे उसी संस्था से, कुछ सदस्य होंगे, वो सारे कर्मचारी मिलकर उनको बनाएंगे और वो ट्रेड यूनियन के सदस्य बनेंगे। सरकार उनको मान्यता देगी और वो आम जो कर्मचारी हैं उनकी बातों को जो है नियोक्ता तक पहुंचाएगी, मतलब कंपनी के मालिक तक पहुंचाएगी। जो ट्रेड यूनियन जो नियोक्ता तक बनाए होंगे तो वो जो है अपनी बात कर्मचारियों तक। तो ये इसी तरीके से चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और कंपनियों में चलती रहती हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक तरह समझ लीजिए कि एक नेता बना दिया जाता है, ये अपनी बात जो है एक बिचौलिया के रूप में जो है वो कार्य करता है, जिससे जो है मालिक और कर्मचारी के बीच में मामला सही रहता है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन यही है। नेगोशिएटिंग यूनियंस, ठीक है, संहिता किसी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट जिसमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है, संहिता किसी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट में जिनमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं में नियोक्ता से बातचीत करने के लिए नेगोशिएटिंग यूनियन का प्रावधान करती है। तो अभी आपको हमने बताया ना कि जो ट्रेड यूनियंस जो बनाई गई हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वो जो है औद्योगिक स्थान पर जो है वो नियोक्ता से, मतलब जो कर्मचारियों को नियुक्त करे उसको नियोक्ता कहते हैं। ठीक है, एक तरह से मालिक समझ लीजिए या नियोक्ता समझ लीजिए। तो उससे जो नेगोशिएटिंग करे, जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना तो नेगोशिएट करते हैं कि ये सामान इतने का नहीं, इतने का दे दीजिए, इतने का दे दीजिए। तो उसी तरीके से जो है नेगोशिएटिंग के लिए जो है ट्रेड यूनियंस को बनाया जाता है। ठीक है, यूनियंस मतलब कुछ लोगों का समूह। तो अगर किसी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है तो नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस ट्रेड यूनियन को श्रमिकों की एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो उसको जो है नियोक्ता, जो कंपनी का मालिक है या कर्मचारी जो नियुक्त करने वाला नियोक्ता होता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है, मतलब कि वो ट्रेड यूनियन सिर्फ जो है वो श्रमिकों के लिए एकमात्र जो है नेगोशिएटिंग का काम करेगी।
ठीक है, उस श्रमिकों की, कर्मचारियों की ही बात करेगी। अगर एक है तो, अगर ज़्यादा है तो बहुत चीज़ों में जो है उनको कार्य दिया जाएगा, लेकिन एक है तो सिर्फ जो है वो श्रमिकों के लिए दिया जाएगा। अगर कई ट्रेड यूनियंस हैं तो जिस ट्रेड यूनियन को स्टेब्लिशमेंट के मास्टर रोल में दर्ज कम से कम 75% श्रमिकों का समर्थन हासिल होगा। ठीक है, अगर कई ट्रेड यूनियंस हैं, मतलब ढेर सारे अगर ट्रेड यूनियंस हैं, तो जिस ट्रेड यूनियंस को स्टेब्लिशमेंट के मास्टर रोल में दर्ज कम से कम 75% श्रमिकों का समर्थन हासिल होगा। मतलब कि जो है उसी ट्रेड यूनियन को जो है ये लोग श्रमिकों का जो है मान्यता प्राप्त होगा, जो 75% श्रमिकों, जैसे मतलब वहाँ पे जो 75% एम्प्लॉई हैं या श्रमिक हैं, उससे उनको मान्यता मिला होगा, वही ट्रेड यूनियन उनके लिए नेगोशिएटिंग का काम करेगी। ठीक है, तो उसी ट्रेड यूनियन को नेगोशिएटिव यूनियन के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब यही है दोस्तों, नेगोशिएटिव यूनियन मतलब नेगोशिएट करने वाला। जो बिचौलिया जो ट्रेड यूनियन बनाया जा रहा है वो कर्मचारी और नियोक्ता मतलब मालिक के बीच में नेगोशिएटिंग का काम करेगा। उसको कौन मान्यता देंगे? वहाँ के कर्मचारी जो है कम से कम 75% श्रमिक जिसको सपोर्ट करते हों, जिनको कहें कि हाँ यही मेरे ट्रेड यूनियन, यही मेरे नेता हैं, वही जाके नेगोशिएटिंग करेगा। ठीक है, नियोक्ता के साथ। तो बस सिंपल सी बात इतनी है। नेक्स्ट जो है अनुचित श्रम व्यवहार। ठीक है, अनुचित श्रम व्यवहार संहिता नियोक्ताओं, श्रमिकों और ट्रेड यूनियंस को अनुसूची में सूचीबद्ध अनुचित व्यवहार करने से प्रतिबंधित करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल है: श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकना, श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन बनाना, श्रमिकों को ट्रेड यूनियन में शामिल होने के लिए जबरदस्ती करना, नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी श्रमिक को काम करने से रोकना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जो अनुचित व्यवहार के लिए जो है इस एक्ट में मना किया गया है। ठीक है, इसमें जो है नियोक्ता, जो कंपनी का मालिक है जो नियुक्त कर रहा है, श्रमिक और ट्रेड यूनियंस, ये तीनों के बारे में कहा गया है कि इसमें संस्था में या कंपनी में या इंडस्ट्री में कोई अनुचित व्यवहार जो है उसके लिए मनाही की गई है। तो अनुचित व्यवहार में क्या क्या शामिल है? श्रमिकों को ट्रेड यूनियंस बनाने से रोकना है। श्रमिकों को आप ट्रेड यूनियंस अगर वो बना रहे हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, आप उनको मना नहीं कर सकते। श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन बनाना। ठीक है, श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा प्रायोजित ट्रेड यूनियन बनाना। अब ये भी नहीं होगा कि नियोक्ता ही जो है ट्रेड यूनियन बनाएगा श्रमिकों के लिए, ये भी सही नहीं है, इसको भी गलत उन्होंने माना है। ठीक है, श्रमिक खुद जो है अपना ट्रेड यूनियन बनाएंगे। तीसरा जो है श्रमिकों को ट्रेड यूनियंस में शामिल होने के लिए जबरदस्ती करना। आप श्रमिकों को जो है ट्रेड यूनियंस में शामिल करने की जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये भी गलत है। नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो नियोक्ता जो इंडस्ट्री का मालिक है या कंपनी का मालिक है, आप उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई श्रमिक जो है तरह तरह का तालाबंदी, ये सब सारी चीज़ें, तोड़ फोड़, कुर्सी टेबल, ये सब होता है ना हड़ताल पे, तो ये सारा चीज़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए मनाही है। आप जो है उनकी संपत्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसी श्रमिक को काम करने से रोकना। कोई श्रमिक काम कर रहा है तो आप उसको काम करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो उसे 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा करने पे 10,000 से 2 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख प्रावधान में स्थायी आदेश। ठीक है, तो स्थायी आदेश में क्या है? कम से कम 300 श्रमिकों वाले, ये सारा चीज़ उसी एक्ट में शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। तो स्थायी आदेश में जो है कम से कम 300 श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करने चाहिए। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हैं: श्रमिकों का वर्गीकरण, काम के घंटे, छुट्टी, वेतन के दिन और वेतन की दरों के बारे में श्रमिकों को जानकारी देने का तरीका, रोजगार की समाप्ति, दुर्व्यवहार के लिए सस्पेंशन और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है, स्थायी आदेश मतलब, स्थायी आदेश मतलब मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें कुछ आदेश स्थायी रूप से बना लिए जाते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है पहले से ही कुछ नियम बना लिए जाते हैं कि आपको यही ड्रेस पहन के आना है, आपको 7 बजे सुबह में ही आना है स्कूल में, है, या आपको यही किताबें पढ़ना है। तो ये सब नियम है ना, तो पहले से सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो उसी को स्थायी आदेश कहा जाता है। उसी तरह से इंडस्ट्री में जो चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए एकदम स्थायी आदेश बना हो, वो आपको करना ही करना है। समझ रहे हैं? तो इसका कहने का मतलब यही है। तो कम से कम 300 श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मामलों में स्थायी आदेश तैयार करने चाहिए, है। ठीक, कम से कम 300 जिसमें श्रमिक काम करते होंगे उसमें जो है ये स्थायी आदेश जो है वो तैयार करने चाहिए, इस एक्ट में बताया गया। इसमें निम्नलिखित क्या क्या है? श्रमिकों का वर्गीकरण,
श्रमिकों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा कि कोई जो है ये काम करेगा, कोई ये काम करेगा, सबके लिए अलग अलग काम जो है डिसाइड है। ठीक है, तो वही वही काम वो श्रमिक करेगा। काम के घंटे, कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटा करेगा कि 10 घंटा करेगा, ये निर्धारित हो जाए पहले से। छुट्टी, वेतन के दिन, छुट्टी के बारे में, वेतन किस दिन मिलेगा, वेतन की दरों के बारे में श्रमिकों की जानकारी देने का तरीका। ठीक है, वेतन की दरों के बारे में श्रमिकों को जानकारी देने का तरीका, समझ रहे हैं। तो वेतन किस दिन देना है, वेतन किस काम के लिए कितना वेतन दिया जाएगा, ये सारा चीज़ जो है पहले से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और रोजगार की समाप्ति, रोजगार की समाप्ति आपके कैसे हो सकता है। ठीक है, गलत तरीके का व्यवहार आचरण जो है, आपने कुछ चोरी किया, डकैती किया, कुछ नुकसान कंपनी को पहुंचाया, तो इस तरीके से जो है रोजगार की समाप्ति हो जाती थी। इसलिए जो कुछ अपने स्थायी आदेश जो है, कहने का मतलब इस एक्ट में इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा, नियोक्ता को जो है कुछ स्थायी आदेश बनाना कि ये चीज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ हमारी कंपनी का रूल है। दुर्व्यवहार के लिए सस्पेंशन और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली। ठीक है, मान लीजिए कोई दुर्व्यवहार करते हैं, आप गलत आचरण करते हैं, गलत काम करते हैं, उसके लिए सस्पेंशन है। श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली जो है बनाया जाएगा। मान लीजिए श्रमिकों को कोई दिक्कत है, उसके लिए वो कंपनी में जो है वो किसी चीज़ से परेशान है या कोई उनके संग जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो अपनी शिकायत किसी को कह सके, उसके लिए कुछ जो है कंपनी में ही जो है कुछ लोगों का मेंबर बना के एक वो गठित किया जाएगा जिसमें आप शिकायत कर सकें, श्रमिक शिकायत कर सकें। ठीक है, तो केंद्र सरकार ऐसे मामलों पर मॉडल स्थायी आदेश तैयार करेगी जिसके आधार पर औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट से अपने स्थायी आदेश तैयार करने की अपेक्षा की जाएगी। तो केंद्र सरकार इसको जो है, केंद्र सरकार ऐसे मामलों पर मॉडल स्थायी आदेश तैयार करेगी, मतलब सरकार, केंद्र सरकार इस पे जो है आदेश तैयार करेगी, मतलब सरकार जो है इस पे जो है नियम बनाएगी कि इस तरीके से जो है इंडस्ट्री में चीज़ें होंगी, इस तरीके से कंपनी में चीज़ें, मतलब इनको बेसिक नीड चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर जो है परिवर्तन संबंधी नोटिस। तो नियोक्ता कुछ मामलों में तब तक सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि वे प्रभावित होने वाले श्रमिकों को प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नहीं देते और वे नोटिस देने के 21 दिन से पहले यह परिवर्तन नहीं कर सकते। इन मामलों में वेतन, अंशदान, भत्ते, काम के घंटे और अवकाश शामिल है। करने का मतलब कि परिवर्तन आप जो कंपनी का मालिक है, जो नियोक्ता है, एक बैग जो है वो नहीं कर सकता कंपनी में, जैसे कि वेतन हो गया, अंशदान हो गया, भत्ते हो गए हैं, टीए होता है ना, वेतन, सैलरी, काम का घंटा, छुट्टी के दिन, ये सारी चीज़ें जो है ना एक बैग नहीं कर सकता, उसको जो है 21 दिन पहले जो है नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्ट यही बताता है, 21 दिन पहले जो है उसको नोटिस देनी पड़ेगी, तब ये सारी चीज़ें जो है लागू होगी। कहने का मतलब एक बैग कोई चीज़ें जो है लागू नहीं की जा सकती, हर चीज़ का जो है नियम बनाया गया है। तो इसमें 21 डेज़ का जो है नियम बनाया गया है। काम बंदी और छटनी। ठीक है, काम बंदी और छटनी। तो गैर मौसमी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट जैसे खदानों, कारखानों और बागान जहां 50 से लेकर 300 श्रमिक कार्य करते हैं के नियोक्ताओं को काम बंदी के शिकार कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% चुकाना होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो है खदानों, कारखानों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनका काम बंद रहता है, तो नियोक्ता को जो है, कहने का मतलब 50 से लेकर 300 श्रमिक जहाँ कार्य कर रहे हैं, अगर वहाँ श्रमिक अगर काम बंदी करते हैं या काम उनका बंद है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये नियोक्ता की तरफ से अगर काम बंद किया जाता है, कर्मचारी को काम नहीं दिया जाता है, तो उसको जो है महंगाई भत्ता के संग जो है 50% जो है मूल वेतन का 50% उसको देना पड़ेगा। ठीक है, महंगाई भत्ते के हिसाब से। छटनी के शिकार श्रमिकों को 1 महीने का नोटिस या नोटिस की अवधि का वेतन देना होगा। काम बंदी, कोयले, बिजली की कमी या मशीनरी के ब्रेकडाउन के कारण नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को रोजगार न दे पाने की असमर्थता को कहते हैं। छटनी का अर्थ अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दूसरे कारणों से श्रमिक की सेवा समाप्ति है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना करना होगा। इसमें कहने का मतलब यही है कि अगर नियोक्ता तरफ से जो श्रमिक है, अगर वो नियोक्ता काम नहीं देता है, काम किसी दिन अगर बंद कर देता है, उसको काम नहीं देता है, तो उसको जो है मूल वेतन का जो है 50% और महंगाई भत्ता देना होगा।
ठीक है। मान लीजिए किसी श्रमिक को, कर्मचारी को छटनी कर देता है, ठीक है, तो उसको 1 महीने के पहले ही नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और उसका वेतन भी देना पड़ेगा। कामबंदी, कोयला, बिजली की कमी या मशीनरी के ब्रेकडाउन के कारण नियोक्ता द्वारा श्रमिक को रोजगार न दे पाने का समर्थता को कहते हैं। तो कामबंदी का सिर्फ इतना सा मतलब है, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री में कोयला यूज होता है, बिजली यूज कर होता है, मशीनरी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ी हो गया या टूट फूट हो गया तो उसके कारण जो है अगर श्रमिक को रोजगार नहीं दे पाता है, ठीक है, तो उसको जो है कामबंदी कहते हैं। छटनी का अर्थ क्या है? अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दूसरे कारणों से श्रमिक की सेवा समाप्ति होती है, ठीक है। तो कामबंदी का मतलब ये है, और छटनी का मतलब कोई गलत काम किया हो, इस वजह से उसको जो है छाट दिया जाता है, तो उसको छटनी कहते हैं। तो इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कितना जुर्माना तय किया गया है? 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जुर्माना कौन देगा? नियोक्ता, ठीक है। अगर उसमें जो है कोई उल्लंघन किया तो उसको नियोक्ता को ये भरपाई करना पड़ेगा जुर्माना के रूप में। सॉरी। नेक्स्ट है न्यूनतम 300 श्रमिकों वाले गैर मौसमी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट का 50 जहाँ देते हैं और वे नोटिस देने के कई दिन पहले ये परिवर्तन नहीं ये बताया जा सकता है, ये बताया गया है आपको। नेक्स्ट जो है छटनी के 1 वर्ष बाद अगर नियोक्ता लोगों को दोबारा काम पर रखता है तो उसे दूसरे लोगों की अपेक्षा छटनी किए गए लोगों को वरीयता देनी होगी, ठीक है। मतलब अगर गलत आचरण के कारण, गलत काम के कारण अगर उनको निकाला जाता है तो 1 वर्ष बाद जो है अगर उसको दोबारा कंपनी में नियुक्त किया जाता है तो उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नए लोगों की अपेक्षा पुराने लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी नौकरी करने के लिए। स्वैच्छिक मध्यस्थता संहिता में इस बात की अनुमति दी गई है कि नियोक्ता और श्रमिक स्वेच्छा से औद्योगिक विवादों को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं। विवाद से संबंधित पक्षों को विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने से संबंधित एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। विवाद की जांच के बाद मध्यस्थ सरकार को मध्यस्थता संबंधी फैसला सौंपेंगे। औद्योगिक विवाद में रोजगार, गैर रोजगार और बर्खास्तगी और श्रमिकों को नौकरी से हटाने जैसे विवाद शामिल हैं, ठीक है। स्वैच्छिक मध्यस्थता कहने का मतलब ये है कि नियोक्ता और श्रमिक के बीच में कोई विवाद होता है तो वो विवाद अगर सरकार के पास जाता है तो उसको जो है लिखित रूप से जो है उसको दोनों के बीच में जो है सुलह कराया जाता है, ठीक है। दोनों में मध्यस्थता कराया जाता है, चलो कोई नॉर्मल करके चीज़ों को आगे बढ़ा दी जाती है जिससे जो है कानूनी कार्रवाई ना हो, कुछ विवाद ना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जैसे कोई रोजगार से मामला, कोई रोजगार का मामला हो, गैर रोजगार हो, बर्खास्तगी हो, हैं, या श्रमिकों को नौकरी से हटाना हो, तो इसका कोई अगर मुद्दा हो तो उसको जो है दोनों को बैठा के आमने सामने दोनों को स्वैच्छिक मध्यस्थता कराई जाती है। औद्योगिक विवाद का समाधान केंद्र या राज्य सरकारें औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और समझौता कराने के लिए सुलह अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, ठीक है। जो औद्योगिक विवाद होता है नियोक्ता और कर्मचारी और श्रमिकों के बीच में जो है, ट्रेड यूनियन के बीच में, ये सारा जो विवाद होता है औद्योगिक विवाद, उसको सुलह करने के लिए, उसका सुलह कराने के लिए सुलह अधिकारियों का जो है नियुक्ति किया जाता है। यह अधिकारी विवाद की जांच करेंगे और सुलह की प्रक्रिया को विवाद के उचित और सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो विवाद का कोई भी पक्ष औद्योगिक ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है, ठीक है। अगर वहाँ निवारण ना हो विवाद का तो आप औद्योगिक ट्रिब्यूनल जा सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ फिर आपकी जनसुनवाई होगी जिसका गठन संहिता के अंतर्गत किया जाएगा। केंद्र सरकार औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल बना सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार जो है औद्योगिक विवादों को निपटारे के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना सकती है, जो कि क्या क्या काम करेगी? राष्ट्रीय महत्व के सवाल उठाएगी या एक से अधिक राज्य में औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। जो राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, उसमें 2 सदस्य शामिल होंगे। वो 2 सदस्य कौन कौन होंगे? एक न्यायिक होगा, ठीक है, एक जुडिशियल होगा या जज होगा, ठीक है, या एक प्रशासनिक जो कि एक निर्दिष्ट क्वालिफिकेशन प्राप्त व्यक्ति होगा, ठीक है। तो एक न्यायिक होगा और एक प्रशासनिक व्यक्ति होगा जो कि ट्रिब्यूनल में बैठेगा और
औद्योगिक विवाद का समाधान करेगा। अब संहिता से छूट, देखिए प्रमुख प्रावधान में एक दो बातें जो हैं और हैं जिसको आप जान लीजिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है। जैसे कामबंदी आपको हमने बता दिया था, तालाबंदी भी बता दिया था। जैसे हड़ताल थोड़ा सा जान लीजिए, हड़ताल क्या है। हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर दिया जाना या नियोजन स्वीकार करने से सामूहिक रूप से इनकार कर देने से। इसके अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजित 50% या अधिक कर्मचारी का किसी निश्चित दिवस पर मिलकर आकस्मिक छुट्टी पर आना भी शामिल है। तो हड़ताल मतलब आप जान ही रहे होंगे कि जो है कर्मचारी और मजदूर जो है किसी चीज़ से जो है किसी नियम या कोई शर्तों से परेशान होकर जो है अपनी चीज़ों को रखने के लिए जो है हड़ताल करते हैं। तो हड़ताल में जो है इंडस्ट्री के, कंपनी के कुछ कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, ये अपनी बातों को लेके जो है हड़ताल करते हैं, तो हड़ताल होता है। और हमारे ख्याल से कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख प्रावधान में यही सारी बातें थी। अब ये संहिता से छूट, तो संहिता से छूट क्या है। 2020 के बिल में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार जनहित में किसी नए इस्टेब्लिशमेंट या नए इस्टेब्लिशमेंट की एक श्रेणी को संहिता के सभी या किसी एक प्रावधान से छूट दे सकती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 2020 का जो ये इंडस्ट्रियल एक्ट है उसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है जनहित मतलब लोगों को मतलब फ़ायदा के लिए, जो इंडस्ट्री में कर्मचारी हैं, नियोक्ता हैं, उनके फ़ायदे के लिए कुछ नियमों में जो है वो छूट दे सकती है। ठीक है, वो उनके ऊपर तय करते हैं, मतलब सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर कोई चीज़ है तो उसमें जो है वो जनहित को देखते हुए उसको छूट दे सकती है। इसके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो दोस्तों इतना ही था इंडस्ट्रियल एक्ट 2020 में। आगे जो है दो एक्ट जो है 2020 सोशल सिक्योरिटी एक्ट है और एक और है, वो दोनों को भी जो है हम लोग बारी बारी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पुराने एक्ट को भी बारी बारी करके देख लेंगे, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ कंप्लीट हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी जो है तमाम योजना का जो है उसमें एक साथ जो है 100 योजनाओं का छोटा छोटा एकदम योजना, कौन सी मिनिस्ट्री योजना निकालती है, किस डेट में निकला, इसके लाभ क्या है, कितने से कितने उम्र के लोगों को किस क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है, बस इतने से 4 पॉइंट का एक योजना जो है शॉर्ट में बना के 50-60 योजना का कलेक्शन करके आपको हम वीडियो बना के दे देंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसी को आप बार बार देखेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे सारे क्वेश्चन को। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको जल्दी जल्दी जो है मटेरियल दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, उसको आसानी से फटाफट देखते जाइए। और पीडीएफ से पढ़ना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जिससे जो है आसानी से आप पीडीएफ को देख के भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन करिए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो जल्दी जल्दी एडमिशन लें, और जल्दी जल्दी सिलेक्शन अगर पाना है तो जल्दी जल्दी आप पढ़ाई करिए। बहुत कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आपको लग रहा है बहुत तेज़ी से समय बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में कहेंगे आपने कुछ किया ही नहीं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 8 साल बाद, 7 साल बाद APFC का निकला है और 3 साल बाद समझ लीजिए कि यो का निकला है। इसके बाद पता नहीं कब आएगा वैकेंसी, और कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जागरूक हो जाइए और मन लगा के 2-3 महीना जैसे पढ़ा रहे हैं, 2 महीना उसको ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग चलाएंगे हम सिस्टम। तो जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसके बाद MCQ हर सब्जेक्ट का सॉल्व करा लिया जाएगा। तो आपसे जो है मोटी मोटी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।